नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। शिवसेना सिद्धांतों की सौदागर बन चुकी है। ये पार्टी अब सेक्युलर पार्टी बनने के लिए तैयार है, क्योंकि जो बातचीत होनी थी वो ऑलमोस्ट आज के बयानों से और जो गतिविधियां महाराष्ट्र में हो रही है उससे साफ पता चलता है कि एक दो दिन के अंदर में शायद सोमवार को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी। लेकिन अभी इसमें भी कुछ रसाकसी बाकी है, क्योंकि जिस तरह से मंत्रालय को लेकर बंदरबाट हो रही है उसमें शायद अभी पूरी तरीके से मुहर नहीं लगी है। क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में शिवसेना ने पहल की, जो बात रखी, वो ये कहा था कि 16, 14, 12 का फॉर्मूला होगा। 16 मंत्रालय शिवसेना के पास होगी और 14 मंत्रालय एनसीपी के पास और 12 कांग्रेस पार्टी के पास। लेकिन सोनिया गांधी का आदेश आया है कि चूंकि ये मिली जुली सरकार है और सरकार 5 साल तक चलानी है, स्ट्रांग गवर्नमेंट बनाना है, एक स्थिर सरकार देनी है, तो इसमें हिस्सेदारी बराबर की होगी, मतलब 14 मंत्रालय। लेकिन सबसे बड़ी बात, और इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए और स्ट्रेटजी को शिवसेना के, कि जो इनकी जिद थी कि मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, तो वो अब ये रास्ता बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि शिवसेना के मुख्यमंत्री पे उसको कोई ऐतराज नहीं है, और एनसीपी ने पहले ही कह दिया है कि अब जो मुख्यमंत्री बनेगा इस गठबंधन का, वो शिवसेना का होगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एनसीपी का एक होगा और एक कांग्रेस का। लेकिन अभी भी कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जो शर्त शिवसेना ने बीजेपी के सामने रखी थी 50-50 का, 2.5 साल का, वो शर्त रखा जाए। अभी जितनी खबरें आ रही हैं, जितनी बातें हो रही हैं, वो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। क्योंकि कोई नेता कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता या दिल्ली में या महाराष्ट्र में या एनसीपी के शरद पवार ने आकर इन नुएंसेस को, कि गठबंधन कैसी होगी, किस तरीके का प्रोग्राम होगा, ये सारी बातों पे अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिए गए हैं। मतलब अंदर खाने में कुछ और चल रही है और खबरों को फैलाने के लिए कुछ और बताया जा रहा है। क्योंकि राजनीति अगर इतनी ही ईमानदारी से सीधे सीधे अगर हो, तब तो फिर वो राजनीति ही क्या है। समझने वाली बात क्या है कि जिस तरीके से शिवसेना ने सिद्धांतों के ऊपर, विचारधारा के ऊपर, आइडियोलॉजी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया है, ऐसे तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलते हैं। क्योंकि जो बात आ रही है सामने कि कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि सबसे पहली शर्त उनकी यही है कि शिवसेना को यह बताना होगा कि वो एक सेकुलर पार्टी है, और उसके लिए उसे मुसलमानों के लिए 5% रिजर्वेशन सरकारी जॉब्स में उसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में डालना होगा। ये बाला साहब की शिवसेना अब नहीं रही। ये शिवसेना अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। ये शिवसेना अब आदित्य ठाकरे की शिवसेना है, जो मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देने के लिए सरकार बनाएगी, सरकार चलाएगी, और मसला बिगड़ेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस रिजर्वेशन के लिए लड़ाई लड़ेगी। ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सत्ता का खेल है। सत्ता का खेल में आप जहां भी जाएंगे तो कॉम्प्रोमाइज तो करना ही होगा। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। शिवसेना को चाहिए चीफ मिनिस्टर की गद्दी, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी शिवसेना को चाहिए, ये जिद है। और इस जिद में उन्हें यह भी कहना होगा कि वो सावरकर के मुद्दे को नहीं उठाएंगे, सावरकर पे वो बात नहीं करेंगे, नाथूराम गोडसे पे वो बात नहीं करेंगे, और अपने शिव सैनिकों को ये बताएंगे कि राम मंदिर जब बनेगा तो उसको सेलिब्रेट नहीं करना है। लेकिन इस खेल में अभी बहुत कुछ बाकी है, मैं उस पर आऊँगा। लेकिन ये जो हृदय परिवर्तन हुआ है शिवसेना का, जिसको कह सकते हैं कि वैचारिक फ्रंट रोल, जो इन्होंने जो पलटी मारी है, जो सबसे बड़ा वैचारिक यू टर्न है हिंदुस्तान की राजनीति का, वो क्यों हुआ? तो इसका हमें एक इशारा कल ट्विटर से मिला, जब बीजेपी की एक महिला नेत्री प्रीति गांधी ने
एक ट्वीट किया और बताया डूब गई शिवसेना। और साथ ही साथ एक खुलासा भी हुआ जो जेडीयू के पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने अपने ट्वीट से किया और ये बताया कि एक मास्टर स्ट्रेटजिशियन जो पिछले कई दिनों से शिवसेना को, खास करके उद्धव ठाकरे को ज्ञान दे रहा है। ये ज़रा इस तस्वीर को देखिए जिसके बारे में डॉक्टर अजय आलोक बता रहे हैं। इनका नाम है पीके, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर कौन है? तो प्रशांत किशोर वो शख्स हैं जो फिलहाल ममता बनर्जी की पार्टी के चीफ स्ट्रेटजिशियन हैं। इनकी खासियत क्या है? इनकी खासियत ये है, ये पैसे लेकर चुनाव जितवाने का धंधा करते हैं। ये पहले बीजेपी के लिए इन्होंने काम किया। बीजेपी में जब उन्होंने 2014 में जब बीजेपी चुनाव जीत गई तो शायद इन्होंने कुछ शर्तें रखी। इनके अंदर राजनीतिक उसको कह सकते हैं अभिलाषाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं। तो उन्हें अमित शाह जी से ये गुजारिश की कि उन्हें अब चूंकि उसने चुनाव जितवा दिया है तो उसे राज्यसभा भेजा जाए। लेकिन बीजेपी तो दूसरी किस्म की पार्टी है, उन्होंने मना कर दिया। तो मना करने के बाद उस समय जब बिहार के असेंबली के चुनाव हो रहे थे, जब जेडीयू और बीजेपी में युद्ध चल रहा था, तब ये जेडीयू के लिए इन्होंने काम किया बाकायदा पैसे लेकर के। और जब जेडीयू की सरकार बन गई, वहाँ पे गठबंधन जीत गया। फिर उसके बाद होता ये है कि इसी दौरान इनकी मुलाकात राहुल गांधी से होती है तो ये कांग्रेस पार्टी में भी चले जाते हैं। यूपी में आपको याद होगा जो खटिया सभा हुआ करती थी वो आइडिया इन्हीं का था। तो यूपी में ये चारों खाने चित हो गए, ये हार गए। लेकिन एक लेफ्ट लिबरल कबाल इस देश में, एक मीडिया का एक सेक्शन है जो प्रशांत किशोर को हीरो बनाता रहता है कि भाई बहुत मास्टर स्ट्रेटजिशियन है, वो मार्केटिंग उसकी जो है वो करता है। तो खैर अच्छी बात है, कोई आदमी इस तरह से मशहूर होता है। और सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कई सालों से 40 साल 50 साल से राजनीति करती आई हैं, उनको लगता है कि 2 दिन के पहले आया हुआ एक लड़का उनकी पूरे एक्सपीरियंस के ऊपर उस पर भारी पड़ता है तो उनसे वो मदद लेते हैं। तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन हुआ ये कि फिर ये राहुल गांधी के नज़रों में आए तो राहुल गांधी के नज़रों में आए, लेकिन बहुत जल्दी ही राहुल गांधी की नज़रों से गिर गए क्योंकि यूपी में इन्होंने समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी की खटिया ही जो है वो खड़ी कर दी। फिर उसके बाद होता यह है कि ये पंजाब में भी घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर वहाँ से उन्हें वापस भेज देते हैं। ये असम के चुनाव में भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पे गोगोई साहब कहते हैं कि भाई आपको जो करना है करो, पैसे तो हमारे पास नहीं हैं। फिर उनको वहाँ से खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। अभी सुनने में आया वाईएसआर कांग्रेस के लिए उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई। तो ये स्ट्रेटजी बनाने में मास्टर हैं और फिलहाल ममता बनर्जी के लिए वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं कैसे। और उनका मुख्य जो रोल है वो ये है कि किस तरीके से वहाँ पे जो हिंदुओं के ऊपर बंगाल में जो अत्याचार हो रहे हैं और जो ममता के खिलाफ जो माहौल बना है उसको कैसे बैलेंस करना है, किस तरीके से मुस्लिम वोट्स को भी अपने पास रखना है और ममता जो हिंदुओं के बीच में थोड़ी अनपॉपुलर हुई है उसको जीतना है। तो पीके जैसे लोग भारत की राजनीति में इतना अहम भूमिका निभा रहे हैं, ये देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए वो डूब मरने वाली स्थिति है चुल्लू भर पानी में। चाहे वो बीजेपी हो, बीजेपी ने ही इनसे मदद ली सबसे पहले, फिर वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल हो, वाईएसआर कांग्रेस हो या फिर शिवसेना हो या तमाम पार्टियां जो इस तरह के स्ट्रेटजी से काम लेती हैं। तो वो होता क्या है, इसमें एक फ़र्क समझिए। ये लोग जो मार्केटिंग करके इलेक्शन जितवाने की तरकीब बताते हैं, ये लोग वैचारिक नहीं होते। अब देखिए, ये व्यक्ति कभी बीजेपी तो कभी ये नहीं, तो कल पैसा मिलेगा ये एमआईएम ओवैसी की पार्टी के लिए भी स्ट्रेटजी बनाएंगे। इसलिए जो वैचारिक मसला है, जो इनके सजेशंस होंगे, जो इनकी वार्तालाप होगी, वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड तो होगा, लेकिन उसमें पूरे खेल में विचारधारा उसको ताक पे रखा जाएगा। ये नेचुरल बात है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को तय करना होता है कि आप अपने आप को एक वैचारिक पार्टी बनाना चाहते हैं या फिर एक ऐसे टेक्निकल मैकेनिकल
ऑर्गेनाइजेशन में बनाना चाहते हैं कि जिसका सिर्फ ध्येय चुनाव जीतना हो। तो ये उनका चॉइस है और जो भी वो चॉइस लगाता है इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर शिवसेना पीके की मदद ले रहे हैं या फिर किसी और की मदद दे रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि शिव सैनिक क्या करेंगे। ये तो पीके साहब अपने सेटिंग प्लॉटिंग से इन्होंने कांग्रेस और एनसीपी से बातचीत करके पर्दे के पीछे ये सारा सिस्टम तो बना दिया, लेकिन शिव सैनिक क्या करेंगे? क्या शिव सैनिक राम मंदिर के बनने के ऊपर सेलिब्रेट नहीं करेंगे? क्या शिव सैनिक मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन 5% रिजर्वेशन के लिए मुंबई में आंदोलन करेंगे? क्या शिव सैनिक वो जो वोरा कमेटी रिपोर्ट जब आएगी, सरकार जब उसको पब्लिक करेगी, जिसमें बॉम्बे धमाके जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे 1993 में, उसके गुनहगारों के नाम जब वापस आएंगे तो क्या उनको डिफेंड करेगी? क्या मुंबई में जो लोग मारे गए, जो हमले हुए, ये दाऊद इब्राहिम और अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोग, क्या उनको डिफेंड करेगी, बचाएगी शिवसेना और शिव सैनिक के लोग? बहुत सारे सवाल हैं। नाथुराम गोडसे पे शिव सैनिक क्या बोलेंगे? सावरकर पे क्या बोलेंगे? हिंदुत्व पे क्या बोलेंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ी शर्त कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना के सामने रखी है कि जब तक आपको सरकार में रहना है, अगर आपको मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बने रहना है, तो हिंदुत्व के फेवर में एक शब्द भी आप नहीं बोल सकते हैं। और जिस दिन आप इस तरह के बयान देंगे, आप जिस तरीके से अगर कभी भी गलती से भी उन मुद्दों को उठाएंगे जो तथाकथित रूप से कम्युनल है, तो हमारी दोस्ती और हमारी सरकार दोनों खत्म हो जाएगी। शिवसेना उद्धव ठाकरे ने यह फैसला कर लिया है कि उनको अब एक सेकुलर पार्टी बनना है। हिंदुत्व की राह को छोड़ के इन्हें एक सेकुलर, जो कांग्रेस पार्टी की लाइन है, जो वामपंथियों की लाइन है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग की लाइन है, उस पे वो चलेगी। शिवसेना को मुबारकबाद देना चाहिए, ये उनका डिसीजन है, वो उनका एक फैसला है। और इस फैसले में शिवसेना को क्या हासिल होता है, वो क्या खोती है, वो क्या पाती है, ये आगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन एक जैसे सिगरेट के डब्बे पे एक कॉशन दिया हुआ होता है, वो कॉशन आज महाराष्ट्र के एक बड़े लीडर गडकरी ने दिया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट मैच की तरह होती है राजनीति। वो इसलिए क्योंकि कब लास्ट मोमेंट तक पता नहीं चलता है कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है। और बहुत बार ऐसा लगता है कि आप मैच जीत रहे हैं, मैच आपके कब्जे में है और आप अचानक से मैच हार जाते हैं। तो क्या कोई नया खेल होने वाला है? क्या अमित शाह कुछ ऐसा गेम करने वाले हैं जिससे राजनीतिक स्थिति बदल सकती है? ये हमें 1-2 दिन के अंदर में पता चल जाएगा। तब तक आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे जो वीडियोस हैं उसके जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक फ़ौरन पहुंचे। धन्यवाद।